नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं पटनेर पोस्ट के साथ और मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं बहुआयामी शब्द है जिसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन आज मैं परिभाषित करना चाहता हूं। दरअसल एक पत्रकार, सफल पत्रकार, एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन कवि और सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब को अगर मिला देते हैं तो डॉक्टर राजीव गुंजाल बन जाता है। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। शुरुआत हम यहीं से करते हैं आपसे चर्चा में कि आप एक डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, एक कवि भी हैं। ये कैसे मैनेज करते हैं हर काम को? क्योंकि जब उस सवाल इसलिए मौजूद हैं कि जब एक काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परफेक्ट तरीके से हम काम नहीं कर पाते, तो आप इतने सारे काम करते हैं, कैसे संभव होता है? गोपाल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न कहूँगा मैं। हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए बहुत से लोग हमसे भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। तो बचपन से एक आदत थी पढ़ने लिखने की, तो बहुत से पुराने जो राइटर्स थे उनकी बुक्स पढ़ता था मैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे बात आती थी। तो एक बड़ी सफल व्यक्ति के लिए एक बड़ी चीज़ कहते थे कि वो सुबह कितने बजे उठता है एंड कितने बजे अपने बिस्तर पे सोने जाता है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो अगर हम अपने आप पर अनुशासन रखें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। और स्पेशली कि जैसे जो हमें खुदा ने दी है हमारे अंदर, मान लो कोई राइटर है, कोई पोएम लिखता है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, कोई अपना चित्रकार है, तो इन सब के अंदर भगवान ने अलग से टैलेंट दिया होता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बनकर अपनी ज़िंदगी चलाने के साथ साथ में उस हुनर को आप अच्छे से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लगाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और शायद यही सफल आदमियों का है। मैं उतना सफल तो नहीं हूँ, पर जितना भी मैं आपकी नज़र में सफल हूँ, मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन ने ऐसा बनाया। चलिए, मैं सफलता की बात करूंगा, क्योंकि सफल होना नहीं होना, कितनी सफलता का जो पैमाना क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी जरूर। मेरे पिताजी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो बड़े सामाजिक रहे अपने टाइम में, अभी भी बहुत सोशल हैं। और उनके पास काफ़ी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, साहित्यकार आकर बैठते थे। तो मैं बचपन में उनके पास उनको चाय पिलाता हुआ उनके उन सब बातों को जज करता था, देखता था। कामरेड शौकत सिंह जी बहुत आते थे, तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, कामरेड शौकत सिंह को। एंड एक बार मैंने नया नया स्कूटर चलाना सीखा था, तो कामरेड शौकत सिंह जी को जंक्शन जाना था, तो वो यूजली किसी अपनी गाड़ी का, ड्राइवर का कोई यूज़ नहीं करते थे। मैं देखता था कि आम पब्लिक के साथ में आते जाते थे, किसी को भी हाथ दे देते थे, वो उनको वहाँ पे पहुँचा देते थे। जो मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा उनसे, मेरे लिए तो उनसे बड़ा प्रेरणा के कोई राजनीतिज्ञ आज तक नहीं रहे हैं। तो वो एक बार स्कूटर पे उन्होंने कहा, चल मुन्ना मुझे जंक्शन छोड़ के आया। तब मेरे को स्कूटर सीखने के कुछ दिन ही हुए थे। तो मेरे पापा ने बोला, अभी इसके पैर लगने में दिक्कत आती है। तो उन्हें बोला कि आज मैं इसके पैर लगा दूंगा। क्या हुआ? और वो मेरे लिए बड़ी टर्निंग सी चीज़ें थी लाइफ में, कि मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं जंक्शन तक उनको छोड़ के आया। तो अब आज के टाइम में ऐसे राजनीतिज्ञ शायद बहुत कम रह गए। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रहे थे? उसकी एक वजह थी। मैं बहुत छोटा था तो एक बार बीमार पड़ा। तो हमारे हनुमानगढ़ में उस समय देवता तुल्य, जिसको कहूँगा, कि डॉक्टर पारस जैन का नाम आया। मुझे उनको दिखाने के लिए लेके गए। तो वो पुराना जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ ड्रिप वगैरह भी लगाई और मुझे रखा। तो मैं देखता था कि उनके बाथरूम में जाते थे तो उनके बाहर एक लंबी लाइन होती थी दवाइयाँ लिखाने के लिए। तो 10 मिनट के लिए वो वॉशरूम में गए हैं, तब से इतनी लाइन होती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मोस्ट डिमांडिंग, यानी पब्लिक को जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, वो आज के टाइम का डॉक्टर है। फिर मैं उस तरफ चल पड़ा और एक लंबा टाइम बिताया उन सब चीज़ों के अंदर। चलिए, चूँकि डॉक्टरी पेशे से है आप जुड़े हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं, यूथ की बात करें तो वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पेशे में जो लोग आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगे उनको, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको ना, जो सबसे पुराने डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर पारस जैन हो गए, और भी अपने को राजस्थान में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे, उनसे जाकर पहले मिलना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों का उस समय का मोटिव और उन लोगों का जो अंदर का क्रेज था डॉक्टर बनने का अलग था। युवा पीढ़ी बहुत डेडिकेटेड है, नो डाउट, वो अपने पूरे प्रयत्न करती है, लेकिन उनके अंदर सामाजिक जो कहते हैं समाज के साथ जुड़ने की जो चीज़ है, वो थोड़ी कम पाई जा रही है आजकल।
वो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, वो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, अपना कर्म किया और हम उस चीज़ से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे, इस तरह का है। एक गैप आ जाता है, उसी गैप की वजह से हमें गलत भी समझने लग गए हैं। यंग जनरेशन के डॉक्टर्स को यूजुअली इसलिए भी ज़्यादा गलत समझा जाता है कि वो उतने सामाजिक नहीं हैं, उतने सामाजिक तौर पर जुड़ने में यकीन नहीं रखते, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। पुराने डॉक्टर अपने आप को अपडेट भी करते थे, लेकिन वो सामाजिक रूप से भी पब्लिक से जुड़ाव रखते थे। उससे पब्लिक और जो हमारी एलोपैथी जो डॉक्टर्स पेशा है उसके बीच में गैप नहीं रहता था। गैप आ गया, और मोस्टली जो चीज़ें ना वो गैप वाली हैं कि फलां डॉक्टर ने इतने पैसे ले लिए, इलाज सही नहीं किया, फलां डॉक्टर ने इतना गलत इलाज, गलत ऑपरेशन कर दिया। उसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है, वो होता है कम्युनिकेशन गैप। उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, एंड नो डाउट पब्लिक को भी उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो 15-15, 20-20 साल जो किताबों के आगे, टेक्नोलॉजी के आगे दिन रात अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वो समाज के बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। चलिए ये बता दीजिए कि कोई डॉक्टरों पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, डॉक्टर के बगैर भी किसी का काम नहीं चलता, और डॉक्टर को हर आदमी और हर डॉक्टर एक जैसे होते भी नहीं हैं। फिलहाल चूँकि जो बीमारियों का दौर है, बहुत ही विकराल स्थिति है, हर आदमी कहीं न कहीं बीमार है, और ऐसी स्थिति में एक सफल डॉक्टर की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? जो सामने पेशेंट है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके जीवन में हम बदलाव ला पाएँ। एक डॉक्टर को 100% वहीं डेडिकेट होना चाहिए। जो सामने बैठा है पेशेंट, या सामने कोई आईसीयू में मरीज है, उसके लिए वो सारी दुनिया को भूलकर एक बार ये देखे कि मैं इसकी ज़िंदगी में, इसके परिवार में क्या बदलाव ला सकता हूँ। तो मुझे लगता है इस प्रोफेशन के नोबेल प्रोफेशन रहा है, और फिर दोबारा से नोबेल प्रोफेशन बन जाए। चलिए, पत्रकारिता का चस्का कैसे लग गया आपको? सर वो भी एक वही है, आपके ही पत्रकार जो दोस्त हैं बंटी थरेजा जी, मैं क्लास 10वीं में 9वीं में था, तो इनकी एक फ्लोर मिल थी पास में, एंड अक्सर मैं पढ़ने के बाद में वहाँ बैठ जाया करता था। और ये पंजाब केसरी अखबार तब भी देखते थे, आज भी देखते हैं। बड़ा ही इनका भी एक लंबा जीवन इसी अखबार के लिए डेडिकेट और पत्रकारिता के लिए रहा है, नो डाउट। तो बंटी भाई साहब वहाँ जब अखबार में पढ़ता था उनके पास, तो कई बार पोएम आती थी, कविता आती, तो मैं कविता लिखता था। तो मैं उनके आगे उनको बताता कि मैंने कविता लिखी है, तो उन्होंने वो कविताएं भेजनी शुरू कर दी पंजाब केसरी में, और वहाँ से मुझे कुछ पैसे आने लगे। तो 9वीं 10वीं क्लास में अगर आपके पास पैसे कहीं से भी आते हैं ना, तो जिंदगी का वो एक शुरुआत होती है, तो आपको बड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई मेरे को प्रोत्साहन भी मिल रहा है और मुझे पैसे मिल रहे हैं, एंड मुझे एक स्पेस मिल रहा है एक नेशनल न्यूज़पेपर में। वहाँ से शुरू होता गया, और फिर मैं एक बार 12वीं क्लास के बाद में पीएमटी की तैयारी की, तो मैं सफल नहीं हुआ डॉक्टर बनने के लिए। तो अखबार में एक मैंने ऐड पढ़ा, भगवान महावीर अपना अंबेडकर यूनिवर्सिटी थी दिल्ली की, उसके अंदर पत्रकारिता का नया कोर्स शुरू हुआ था। तो मैंने जिद कर ली, तो घर में जाने वाले उस समय कोई था नहीं, तो मैं अकेला ही एक बस के अंदर बैठ के और उसमें एडमिशन लेने के लिए चला गया। बीजेएमसी कर लिया? हाँ, और मैं पूरा दिन वहाँ लगाया मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान था और मेट्रो सिटी में पहली बार गया था, तो मेरी वहाँ पे वक्त नहीं बनी, और मैं वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया उसमें एडमिशन के लिए, और मैं वापस आ गया। फिर मैं दोबारा पीएमटी की तैयारी करने लगा। तो पत्रकारिता मेरे दिमाग में घुसती रहती थी, और उसके बाद में जैसे ही मैं डॉक्टर बना, सबसे पहले मैंने एक अपना अखबार शुरू किया मेडिकल कॉलेज में, आत्मचिंतन करके। अच्छा, पहले भी शुरू कर चुके हैं? बिल्कुल, न्यूज़पेपर वहाँ मैं चलाता था आत्मचिंतन करके, और वो मेरे कैंपस के अंदर ही रहता था। और डॉक्टर पारस जैन को बाय पोस्ट वो हमेशा आता था। ठीक है। तो एक बार वो नहीं आया साल भर बाद में, तो उन्होंने मिलते ही मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि अभी लास्ट 6 मंथ से आपका अखबार नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इतने बिजी होने के बाद उसको पढ़ते थे। बिल्कुल। तो पत्रकारिता मेरे साथ में इस तरह से चलती रही। और मेडिकल की कहानी क्या है? मेडिकल बस सर, वो मेरा जो न्यूज़पेपर था आत्मचिंतन, फिर उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाइयों में और उसमें लग गया, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन वो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ रहता था। अभी जब इन दिनों के अंदर डॉक्टर्स और पब्लिक के अंदर दिक्कत सी आ रही थी, काफ़ी गैप सा आ रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत सारी एसोसिएशंस के अंदर पदाधिकारी के तौर पे काम कर चुका हूँ, बहुत सारे सम्मेलन करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कुछ शुरू करना चाहिए।
तो मैंने मेडिकल बज़ की शुरुआत की, और मेडिकल बज़ जो है आज करीब नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बड़े शहरों में जाता है डॉक्टर्स के पास, सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाता है। और उसमें डॉक्टर्स की जो एकेडमिक और जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम एक ग्रुप, एक फैमिली की तरह जुड़ें और पब्लिक को दिखाएं कि हम सब प्रोडक्टिव लोग हैं, हम सब अच्छा करने वाले लोग हैं। अगर कहीं कुछ मिस हैपनिंग होती हैं और होती है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, और रोबोट नहीं है, इंसान है, गलतियां इंसान से भी होगी और हम में भी कुछ लोग गलत हो सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम 100% सारे सही हैं, तो उससे हमारे प्रोफेशन को बदनाम ना करें। हमारा प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है और आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित प्रोफेशन है, और उसके लिए हम खरे उतरें, यही हमारी। मैं दो प्रोफेशन की बात करूं, आप एक पत्रकार भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। दोनों ही प्रोफेशन आज जनता के निशाने पे है। मैं खास तौर पे बात करूं, चाहे वो किस तरह से देखें कि मीडिया की बात करते हैं तो पत्रकार भी निशाने पे हैं, डॉक्टर भी निशाने पे हैं। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों के बगैर जनता का काम भी नहीं चलता है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चुनौतियां जिंदगी में आती रहती हैं, हर प्रोफेशन के आगे आती हैं। और रही बात जहाँ पे भी डायरेक्ट समाज से जुड़ी हुई चीज़ होगी, जैसे आज एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, उसको इलाज के लिए पैसे भी लगते हैं, वो ठीक नहीं होता है, या फिर वो उसकी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ, तो वो क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है और वो उसका विरोध करते हैं। सेम अपनी जर्नलिज्म, अपन बात करें पत्रकारिता की, तो हम बड़ी कड़वा सत्य लिखते हैं। आप भी जानते हैं पत्रकार बनता है इसलिए कि वो अपने सत्य को लिखने के लिए, जो उसके अंदर गुबार चल रहा होता है उसको निकालना चाहता है, इसीलिए तो न्यूज़पेपर आता है उसका। तो वो उन चीज़ों को करता है, तो कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। बट ये चैलेंज है, इनको तो स्वीकार करना पड़ता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जितना आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हमें करना भी चाहिए। और ये आज नहीं, सदियों से होता रहा है, होता रहेगा। आपने कई बार मैंने देखा कि आपकी लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। और मेदांता हॉस्पिटल जो एक ब्रांड है हिंदुस्तान में, उस मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी आप जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, वहाँ पर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? मैं मेदांता हॉस्पिटल से लास्ट 1.25 साल से जुड़ा हूँ, और एक बहुत ही अपने इलाके के लिए जो मैं कहूँगा 200-250 किलोमीटर तक इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के मामले में नहीं था। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे डॉक्टर SL सियाग साहब जो चेयरमैन हैं मेदांता के, गंगानगर के, कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ को पब्लिक के लिए दिया। बहुत से क्वेश्चन उठते रहते हैं, महंगा है, सस्ता है, वो तो वही बात है कि हम जो चीज़ें पॉजिटिव वे में देखें तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जितनी नॉमिनल, जितने कम रेट पर हम जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के मुकाबले में इन चीज़ों की सेवाएं दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। उसका मैनेजमेंट मिलने का, मेरे को देने का उन्होंने मुझे दिया कि आप भी हमारे इस टीम में शामिल हो, और मुझे टीम में शामिल किया। एंड बखूबी हमने उसमें बहुत अच्छे से हमारी सब टीम ने मिल के आज एक इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक को दिया है कि हर तरह का स्पेशलिस्ट वहाँ पर है। उसके साथ साथ में मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी रखा, और साथ साथ में संस्थाओं से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, और लंबे समय से उसका काम मैं और डॉक्टर धर्मेंद्र जी देखते रहे हैं। उसके बाद IMA हनुमानगढ़ को मैं लंबे टाइम से इनिशिएटिव एज ए सेक्रेटरी भी करता रहा हूँ, और बीच बीच में मैं हर तरह से अपना मैंने रोल अदा किया है। और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। IMA फूड एंड इनिशिएटिव का जो हुआ था सेंट्रल पर, उसका स्टेट का मैं सेक्रेटरी भी चुना गया था कुछ साल पहले। उसकी एक्टिविटीज़ के लिए मैं दिल्ली में जाता रहता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करने में मैं फिर वही कहूँगा आपको कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत क्या सक्रिय राजनीति में भी आने का कोई है क्या भविष्य में? मैं राजनीति में तो नहीं अपने आप को कहीं प्रूव कर पाऊंगा। उसका रीज़न है, राजनीति एक अलग तरह की चीज़ होती है। लीडरशिप के लिए जरूर मेरे को अगर कोई कहे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक BJP या कांग्रेस या कोई वो, उसमें एक अच्छे चैलेंज के साथ में कंट्री को कुछ अच्छा देना है, तो निश्चित तौर पर मैं तैयार मिलूंगा हमेशा। इलेक्शन लड़ने वाला काम मेरे बस का नहीं है। चलिए, जीवन में आप सफल हैं, और सफलता का जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी परिभाषा होती है, वो भी मैं जानूँगा। लेकिन सबसे पहले टर्निंग पॉइंट क्या है? क्योंकि हर आदमी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या है? मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का आता है। तो वो मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन कॉमरेड शोपत सिंह जी ने मुझे कहा था कि आज इसके मैं पैर लगाऊंगा, तो वो वर्ड मुझे अभी भी याद रहता है। वो टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद में फियर बहुत कम रहा ज़िंदगी में, और आत्मविश्वास बहुत पैदा हुआ। और यही मेरे ख्याल से योग्य लीडर होते हैं जो वो पब्लिक को देते हैं।
और ये चीज़ें देनी चाहिए। आज के लीडर्स को भी इस तरह की चीज़ें अपने कार्यकर्ताओं में, आम पब्लिक में डेवलप करनी चाहिए। सेकंड आती है कि मैं 3 या 4 बार पीएमटी में सफल नहीं हो पाया लगातार, तो मैंने किसी भी कॉलेज, किसी भी चीज़ का आगे मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो मुझे अक्सर इस चीज़ का विरोध फैमिली की तरफ से, सब तरफ से होता था कि 4 साल से आप उसी जगह टंगे बैठे हो, ना आप सक्सेस हो रहे हो, ना आप आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे एक चीज़ थी कि मैं 2 ही चीज़ें ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ, एक डॉक्टर और एक पत्रकार। तो मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि शायद आपके लिए बड़ा खतरनाक गेम होगा ज़िंदगी का, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, कि चुनौती थी कि एक चीज़ तो करूँगा, और दोनों, और आज भगवान की दया से दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सफल हैं। और मैंने पहले भी कहा, सफलता की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? गोपाल जी, बड़ा मुश्किल है सफलता को डिफाइन करना कुछ वर्ड्स के अंदर, बट मैं अपने व्यूज जरूर देना चाहूँगा। सफलता वही है कि जो आपने ठान लिया वो आपने कर डाला, चाहे सुबह का काम शाम को हो, चाहे 1 साल बाद का हो। मैं अपने आप को वहीं पाता हूँ कि जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया मैं उसको पूरा करता हूँ। अभी भी कुछ प्रॉमिस हैं जो मैंने अपने आप से किए हैं, और वो मैं पूरा करूँगा, और यही मेरी सफलता है। और यही मेरे को लगता है कि सफलता की मेन कुंजी भी इसी में है कि सेल्फ, जो कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपको कहता है कि आप ये कर लोगे, और आप कर डालते हो। डॉक्टर राजीव मुंजाल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ये एक बहुत अच्छे गंभीर किस्म के कवि भी हैं, इनके अंदर एक कवि भी है। और हर, जैसा भी इन्होंने कहा कि सफलता की जो परिभाषा यही शायद मुकम्मल है कि जो आप चाहते हैं और वो पूरा हो जाता है तो आप सफल कहलाते हैं। और सफलता सीमित तो है नहीं कि दायरे में इसको बांध नहीं सकते। डॉक्टर साहब, जाते जाते कुछ कविताओं की जो कुछ पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो बिल्कुल आपके दिल के बिल्कुल करीब है, वो कविता। गोपाल जी, सो नाइस ऑफ यू। कविताएं सुनाए हुए बहुत टाइम हो गया, कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आपने दिया मुझे। स्वागत। फूलों की खुशबू भी है, फूलों की खुशबू भी है, चंदन सी महक भी है, क्या बात। फिर भी न जाने किसकी तलाश में है जिंदगी। क्या बात। सपनों की एक बस्ती भी है, सपनों की एक बस्ती भी है, कागज की एक कश्ती भी है। सपनों की एक बस्ती भी है, कागज की एक कश्ती भी है, फिर भी न जाने क्यों हताश है जिंदगी। ओस की बूंदें भी हैं, ओस की बूंदें भी हैं, बर्फ सी ठंडक भी है, फिर भी न जाने क्यों रेगिस्तानी मिट्टी की तरह बस एक प्यास है जिंदगी। क्या बात। बस एक प्यास है जिंदगी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो इस ज़िंदगी को भी बहुत तरीके से परिभाषित किया है इस कविता के माध्यम से। तो आपने देखा कि डॉक्टर राजीव मुंजाल जो आज हमारे अतिथि के तौर पर बर्नर पोस्ट के साथ हैं, और उन्होंने बहुत तरीके से बहुत सारी बातें जब आप सुनेंगे और गहराई से दोबारा आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर, और कहीं ना कहीं कुछ आपको सकारात्मकता का एहसास होगा। यही हमारा मकसद भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।